मैं चाहूँगी कि बर्थडे पर आप क्या कहना चाहते हैं इन एडवांस प्रधानमंत्री को लेकर? अब देखिए आज जो हालात हैं तो उनका बर्थडे नहीं है, पूरे राष्ट्र का बर्थडे होगा। आप देखना किस तरह से मनाया जाता है, एक के बाद एक घटनाएं चली आ रही हैं उनकी। चांद पे चले गए, आप देखें लेटेस्ट ही G20 हो गया, तो बर्थडे है, देश की जनता धूमधाम मनाएगी, पार्टी धूमधाम से मनाएगी, दैट वे है। और एक प्राइड मोमेंट तो होता ही है, चाहे वो बर्थडे नहीं मनाते उस तरह से, लेकिन जनता तो मनाती है ना ये। तो हम सब इसी मीटिंग में आज उन्हें हैप्पी बर्थडे एडवांस में कहते हैं जी। हैप्पी बर्थडे श्री नरेंद्र मोदी, आप सबकी तरफ से जो है। बिल्कुल बिल्कुल सर। जो हमने शो का टाइटल रखा है मोदी मीन्स माइलस्टोन, अपने आप में ये बहुत दिलचस्प नजर आता है और बहुत उत्सुकता भरा विषय है। इस टाइटल के मायने क्या है आखिर? आज ऐसा लगता है कि सारा राष्ट्र एक प्रकार से मोदी को समर्पित हो गया है। कोई मंजिल, कोई पैरामीटर, कोई माइलस्टोन, सब आके मोदी पे ख़त्म हो जाते हैं। तो ये सब क्या है? एक चमत्कार है। एक व्यक्ति ऐसा है जो किसी माइलस्टोन से, किसी बैरोमीटर से, किसी बाउंड्री से आगे चला गया है। तो प्रैक्टिकली हमें ये कहना चाहिए मोदी हैज़ नो माइलस्टोन्स इन ए वे। पॉलिटिकली देखिए आज देश में उसका कोई विकल्प नहीं है और प्रधानमंत्री हैं 9 वर्षों से। आगे पक्का लगता है 2024 में फिर से प्रधानमंत्री बनेंगे। आर्थिक क्षेत्र में देखिए तो कंट्री ने ऐसा कुछ किया जो पहले कभी हुआ नहीं है। आर्थिक क्षेत्र देखिए, कोरोना देखिए, 370 देखिए, आप जो है कौन सा क्षेत्र है, इंफ्रास्ट्रक्चर देखिए, फाइनेंस देखिए, FDI देखिए, हर जगह मोदी इज ए माइलस्टोन, जिसे कहते हैं मोदी क्रॉस माइलस्टोन्स। तो कहने का तात्पर्य ये है, कहा तो ये था शुरू में कि मोदी मीन्स माइलस्टोन, लेकिन अब मैं अमेंड कर रहा हूँ कि मोदी एक्चुअली हैज़ नो माइलस्टोन्स। राइट सर। सर आपको ऐसा लगता है कि G20 की जो ये सफलता हुई है, तो एक बार फिर G20 में नरेंद्र मोदी हैज़ एम्पावर्ड भारत, और दूसरी बात यह है कि इवन इन डिप्लोमेसी नरेंद्र मोदी हैज़ प्रूव्ड दैट ही इज़ द माइलस्टोन। एग्जैक्टली, बिल्कुल सही है कि नरेंद्र मोदी हैज़ पावर्ड भारत, जिसे कहना चाहिए। आज भारत की जो गुडविल है, भारत का जो ब्रांडिंग है G20 के बाद में, वो अद्भुत है और चमत्कारिक है। और रही बात डिप्लोमेसी की, तो ही इज़ इन टोटल कंप्लीट कमांड एंड कंट्रोल ऑफ इंडियन फॉरेन पॉलिसी। इंडियन फॉरेन पॉलिसी को उन्होंने भारत के हितों के हिसाब से रिफॉर्म किया है और उसके हिसाब से उसको अमेंड किया है। G20 जो हुआ है अद्भुत हुआ है। आप देखिए पराकाष्ठा है इसकी, विदेश नीति की, डिप्लोमेसी की। इसके 2 पार्ट हैं। पहले पार्ट में पिछले दिनों आपने देखा था, अमेरिका के राष्ट्रपति कह रहे हैं मुझे आपके ऑटोग्राफ चाहिए। ऑस्ट्रेलिया के राष्ट्रपति प्रधानमंत्री कह रहे हैं वहाँ करके कि ही इज़ द बॉस। तीसरे एक जो हैं छोटे राष्ट्र के व्यक्ति आ रहे हैं, प्रधानमंत्री राष्ट्रपति, उनके पाँव छू रहे हैं आके। वो पहला पार्ट था। सेकंड पार्ट देखिए अब G20 में देखिए सर्वसम्मत रेजोल्यूशन पास करवाना, न्यू दिल्ली रेजोल्यूशन डिक्लेरेशन पास करना अपने आप में एक अद्भुत घटना है। जो इंडोनेशिया में बाली में हुआ फेल हो गए, नहीं हुआ, वो यहाँ कामयाब हुआ करके। कितना मुश्किल काम था रशिया को, आप मानिए इन वे, चाइना को, अमेरिका को किसी पॉइंट पे एग्री करना। यूक्रेन का मुद्दा अलग था, दूसरे मुद्दे अलग थे, सेंसिटिव इश्यूज़ जो हैं, सब मुद्दों पे सहमति बनी। अफसरों की टीम लगी, प्रधानमंत्री की टीम लगी, सुबह 4 बजे तक लोगों को फ़ोन हुए, रात भर काम हुआ। अल्टीमेटली मोदी सक्सीडेड इन गेटिंग क्लियर्ड ए कंसेंसस डिक्लेरेशन, न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन। देखिए आप आज उस डिक्लेरेशन को लेकर रशिया कहता है हम इससे खुश हैं, फ्रांस कहता है यूरोप की जीत है। कितना कंट्राडिक्शन है। तो मोदी हैज़ मैनेज ऑल कंट्राडिक्शन इन दिस फॉरेन पॉलिसी। तो इसलिए निश्चित तौर पे कहा जा सकता है कि मोदी आज फॉरेन पॉलिसी के पीक पे हैं, जिसे कहना चाहिए। और आज अगर कहा जाए इन सिंगल लाइन, आई थिंक ही इज़ ए नंबर 1 डिप्लोमेट कहिए या डिप्लोमेसी विनर कहिए संसार के अंदर। मोदी हैज़ नो पैरेलल्स इन फॉरेन पॉलिसी, इन डिप्लोमेसी। सर आपकी इस जवाब को थोड़ा आगे बढ़ाते हुए, जैसे कि आपने कहा कि कोई भी टक्कर में नहीं है, तो ऐसे में क्या G20 के इस प्लेटफॉर्म पर आने के बाद वो पूरी तरीके से विश्व गुरु बन गए हैं? और दूसरी बात ये कि कोई भी देश हम देख लें, क्या आपको लगता है कि प्रधानमंत्री और जो राष्ट्रपति बाकी देशों के हैं वो आर्थिक और राजनीतिक कारणों की वजह से दिल्ली आकर के प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात करने को मजबूर है? विश्व गुरु तो बन ही गए इन वे, शब्दों का फ़र्क है। ग्लोबल लीडर ऑलरेडी हैं। आप देखिए उनका क्या क्रेज़ है आज, आपने G20 में देखा। विदेशों में जाते हैं वहाँ क्रेज़ है, वो आपने देखा। ऑस्ट्रेलिया और अमेरिकन प्रेसिडेंट के विचार मैंने बताए, वो आपने देखा। तो विश्व गुरु तो बन चुके हैं एक प्रकार से जो है। अब राजनाथ सिंह ने खुद ने कहा है कि आप उन्हें कि विश्व गुरु हैं भारत आज, और या कह दी विश्व बंधु है। एक नया नाम थोड़ा सा उन्होंने निकाला पर्सनैलिटी से डिबेट करके। लेकिन मैं मोदी को मानता हूँ। भारत एक्चुअली क्या है कि मोदी का कद, मोदी का वर्चस्व, मोदी का ऑरा, मोदी का ग्लैमर जिसे कहना चाहिए, वो एक्चुअली भारत से बड़ा हो गया है। ये सच है, सुनने में अच्छा नहीं लगे कुछ लोगों को, लेकिन ये फैक्ट है, बड़ा हो गया है। तो इसलिए क्या है, विश्व गुरु की बात होती है तो भारत की बात नहीं हो रही है।
बात मोदी की हो रही है कि मोदी एक्चुअली भारत से बड़े हो गए हैं इन ए वे जो है, तो वो बन गए हैं। अब उन्होंने कहा विश्व बंधु मान लीजिए, चलिए, पर राजनाथ सिंह को कहना पड़ा कि उनका जो आकर्षण है या उनका जो विज़न है, उनकी पॉपुलरिटी है, वो अद्भुत है। तो ब्रॉडली वी कैन कंक्लूड कि विश्व गुरु बन गए हैं और थोड़ी बहुत कसर है, उस रास्ते पे चल रहे हैं। भारत मोदी दोनों विश्व गुरु बनने के बहुत करीब पहुंच चुके हैं। जी सर। और क्योंकि आपने विश्व गुरु की बात की है, तो विश्व गुरु में सबका समाहित करना, सबका विकास, सबको साथ लेकर चलने की बात होती है। और G20 में भी हमने देखा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी G20 को 60 शहरों तक लेकर गए। इसको आप कैसे देखते हैं? ये बड़ी घटना है, ये नरेंद्र मोदी का ब्रेन चाइल्ड है कि इतना बड़ा कर दो इस घटना को कि सारे संसार में एक अपने आप में अद्भुत घटना हो जाए। G20 के इतने साल के इतिहास में कभी ऐसा नहीं हुआ, इतना बड़ा आयोजन कभी नहीं हुआ। 60 शहर, 200 मीटिंग्स, सारे लोग बाहर के राजदूत, एम्बेसडर्स, दूसरे लोग आए हुए हैं, सारे गदगद हैं, उनको पकवान खिला रहे हैं, उनको भेंट दे रहे हैं, गिफ्ट दे रहे हैं, घुमा रहे हैं, भारत का विकास दिखा रहे हैं, भारत दर्शन करा रहे हैं। अद्भुत, इतने बड़े पैमाने पे। उसका परिणाम क्या हुआ? क्या सारे संसार में मोदी की जय जयकार हो रही है G20 को लेकर के। इट वॉज ए वेल थॉट प्लान ऑफ नरेंद्र मोदी विच हैज़ गिवन रिजल्ट्स, जिसे कहना चाहिए। अब ग्लोबल साउथ की बात करते हैं। आजकल हम देख रहे हैं कि पीएम मोदी ग्लोबल साउथ में बहुत ज़्यादा रुचि दिखा रहे हैं। इस रुचि की वजह क्या है? इतना इंटरेस्ट क्यों? इंटरेस्ट इसलिए कि चाइना को मात देनी है। अब उसमें 55 अफ्रीकी राष्ट्र और ये सब लोग हैं वहाँ पे जो है, एक तीसरी दुनिया है संसार की, उसकी लीडरशिप कौन करे? चाइना कहता मैं करीब हूँ इनके, मैं करूँगा। नरेंद्र मोदी चूँकि आजकल उनका साम्राज्य है, चक्रवर्ती सम्राट बनना चाहते हैं, तो वो ये सोचते हैं कि मुझे वहाँ जाना चाहिए। तो उनकी सारी स्ट्रैटेजी के अंदर जो है ये एक मेजर पॉइंट है कि इस एरिया में मुझे अपना इन्फ्लुएंस कायम करना है। और आप देखिए उन देशों का एक छोटे राष्ट्र का प्रधानमंत्री आया था जो उसने पाँव छुए नरेंद्र मोदी के आकर के, तो उन्होंने देखा कि नरेंद्र मोदी वांट्स टू प्ले ए बिग ब्रदर इन दोज एरियाज। थोड़ा बहुत मदद कर देंगे तो भी क्या फ़र्क पड़ता है। तो नरेंद्र मोदी इज एक्सप्लोरिंग ए न्यू एरिया ऑफ इंटरनेशनल लीडरशिप, ये कह सकते हैं आप इसको। सर, G20 की सफलता पर विदेशी मीडिया ने नरेंद्र मोदी को काफ़ी कुछ कहा है, तो क्या आपको इसकी जानकारी है? हाँ, विदेशी मीडिया एक बड़ा चार्मिंग सब्जेक्ट है नरेंद्र मोदी के लिए भी, और हर अंतर्राष्ट्रीय आयोजन होते हैं उनके लिए जो है। इस बार देखिए बहुत अच्छा रहा है, मिक्स्ड रिएक्शन जैसे आता है, लेकिन कुल मिला के जो है काफ़ी पॉजिटिव रिएक्शन आया। आप देखिए सबसे पहले एसोसिएटेड प्रेस है अमेरिका की, एक बड़ा मीडिया संस्थान है, उसने कहा है कि जो संसार के बड़े विभाजित राष्ट्र हैं उनमें समझौता करवाया नरेंद्र मोदी ने। यह नरेंद्र मोदी की कूटनीति की जीत है। फिर उन्होंने लंदन से अखबार निकलता है फाइनेंशियल टाइम्स, उसने कहा कि ये भारत की चमक है G20 और नरेंद्र मोदी और भारत की ये व्यक्तिगत जीत है, ये कहा उन्होंने। फिर चाइना का अखबार, चाइना तो हमारे खिलाफ है दैट वे जनरली, लेकिन अखबार ने खुद ने लिखा ये, उसने कहा कि ये जो G20 का आयोजन इतने बड़े पैमाने पे हुआ, 200 शहरों में 600 स्थानों पे, तो नरेंद्र मोदी इसको अलग पिच पे ले गए हैं जो आने वाले समय में दूसरे राष्ट्र इसको याद रखेंगे। तो कुल मिला के क्या है कि इतनी बड़ी तारीफ़, एक जो बैलेंसिंग एक्ट कहा जाए अगर, तो 70-80%, 90% विदेशी अखबारों ने, पत्रकारों ने नरेंद्र मोदी की तारीफ़ की। सर 1956 से एक मुद्दा और पेंडिंग है, वो है यूनिफॉर्म सिविल कोड का मुद्दा। अब इसको लागू करने की कोशिश पीएम की तरफ से हो रही है, तो इसे नैतिक रूप से अब कितना बड़ा साहस मानते हैं पीएम का? देखिए कोशिश करेंगे तो हो जाएगा इनका। अब 370 कर लिया ना इन्होंने, राम मंदिर बना दिया इन्होंने जी, नई पार्लियामेंट की बिल्डिंग बना दी इन्होंने, G20 कर दिया इन्होंने, और भी साहसिक फैसले, वो पाकिस्तान में घुस गए थे उसके एरिया के अंदर, बालकोट वहाँ भी चले गए। ये कुछ भी कर सकते हैं, मोराल हाई है और पॉलिटिकल है उनके पास में, पॉलिटिकल मैकेनिज्म है चीज़ें क्लियर करवाने का। इससे बेहतर समय उनके पास कोई आएगा नहीं दैट वे। उत्तराखंड ने शुरुआत कर दी है और इसमें लॉजिक है ना इसके पीछे। अब ये नहीं कहते सड़क के ऊपर के ट्रैफिक रूल है ना, मेरे लिए तो अलग है, आदित्य के लिए अलग है, ये कैसे होता है? मैं गलत जाऊँगा तो फाइन मेरे पे वही लगेगा जो इस पर लगेगा, अलग नहीं होता। भाई के लिए कानून अलग, बहन के लिए अलग, ये हो नहीं सकता। लॉजिक है इसके अंदर। अब ठीक है विरोध होता है, अब जैसे पंजाब ने विरोध किया, JNK में सुना कुछ विरोध किया, कुछ और लोग विरोध करेंगे दैट वे जो है, लेकिन ये एक अच्छा प्रयास है UCC का, इतने सालों से पेंडिंग है। और इस जो आ रहा अधिवेशन, इसमें कोई बड़ा कुछ हो जाए तो कोई आश्चर्य नहीं है। सर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जो पिछले 9 साल के काम, उनका जो विजन है, उससे कहीं ना कहीं वो प्रो पुअर वाली छवि, प्रो बैकवर्ड वाली छवि में आ गए हैं। कैसे देखते हैं आप? ये फैक्ट है, ये उनकी बेसिक फिलॉसफी है, प्रो पुअर होना। आप सारे फैसले उठा के देख लीजिए, चाहे शौचालय बनाने का मामला है, महिलाओं के गैस का मामला है, महिलाओं को और छुट्टी देने का मामला है, जितने आप उठा के देख लीजिए, आपके वो
करोड़ों लोगों को जो है 5 किलो 10 किलो फ्री अनाज देने का मामला है। 80 करोड़ लोगों को देखिए आप जो है, जितने फैसले हैं उनके, वो सारे के सारे अगर आप ध्यान से देखेंगे, आप ऐसे जल मिशन में देख लीजिए, हर घर में नल में पानी आ जाए, या देख लीजिए। तो जो पुअर है, इनकी जो बेसिक फिलॉसफी है, एक तो मन से और दूसरा कर्म से। नरेंद्र मोदी गरीब के साथ हैं जिसे कहते हैं, तो निश्चित तौर पर उनका प्रोजेक्शन ऐसा हो गया है कंट्री के अंदर कि प्रो पुअर प्राइम मिनिस्टर है ये वही प्राइम मिनिस्टर है G20 में बैठता है, हथौड़ा भी चलाता है, कहते हैं ब्रिटिश परंपरा के हिसाब से, लेकिन गांव में जा कर के महिला के पास बैठ के शौचालय, नल, ये सब जो है, गैस सिलेंडर, ये सब करता है। तो आप निश्चित तौर पे कह सकते हैं कि पिछले प्रधानमंत्री की तुलना में सबसे ज़्यादा प्रो पुअर छवि अगर किसी प्राइम मिनिस्टर की बन रही है तो नरेंद्र मोदी की बन रही है, एंड इट इज़ हिज वेल थॉट स्ट्रैटेजी। सर, आपको क्या लगता है कि G20 की इतनी सफलता के बाद अब नरेंद्र मोदी नोबेल पुरस्कार के लिए हकदार हो गए हैं? बिल्कुल हकदार हो गए, बस यही बचा है उनके लिए। देखा जाए तो सब कुछ हो गया है। जैसे मैं कह रहा था आपसे कि संयुक्त राष्ट्र संघ की सदस्यता, स्थायी सदस्यता, और जिस दिन चाहेंगे मिल जाएगी। अब चाइना भी वीटो नहीं कर पाएगा, मॉरल अथॉरिटी खत्म होगी चाइना की, सारा संसार मोदी के साथ है। तो मुझे लगता है कि नेक्स्ट अब उनका यही है, इसलिए बार बार वो कहते हैं मेरा ध्यान अब जो है ना शांति और सुख और चैन की ओर है, जिसे कहते हैं डेवलपमेंट और शांति की ओर है। तो आज लोग तो सब यही बात करते हैं कि, और भारत के लोग ये चाहते हैं कि उनका प्रधानमंत्री अब नोबेल पुरस्कार और मिले उनको जो है। हालांकि उनके मन में कोई पुरस्कारों की तमन्ना नहीं है, वो तो बेसिकली फ़कीर है। मैंने कहा ना कि इस दिन झोला उठा के चले जाएंगे पहाड़ में, वो तो अलग बात है, ठीक है ना। लेकिन फिर भी एक बात है, उनके वेल विशर्स हैं, आसपास के लोग हैं सारे जो हैं, सब चाहते हैं, देश चाहता है, जनता चाहती है कि यार हमारा प्रधानमंत्री इतना किया है जो, तो वो उसको नोबेल पुरस्कार भी मिले। तो लेट्स जे कैन गुड लक टू द प्राइम मिनिस्टर टू हैव ए नोबेल पुरस्कार, एक भारतीय के नाते, प्राइड इंडियन के नाते। जी सर, अहम सवाल ये, उज्जैन में जो महाकाल लोक कॉरिडोर का लोकार्पण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया, इसका मैसेज क्या दिया है, क्या देने की कोशिश की गई है? इसका एक ही मैसेज है, वो है जिस तरह कहा जाता था कि एक प्रचारक से प्रधानमंत्री, अब ये कहा जाएगा कि एक प्रधानमंत्री से धर्म गुरु, आध्यात्म गुरु। ये सबसे बड़ा मैसेज है इसका। और इसलिए प्रधानमंत्री ने कहा है कि सफलता के शिखर तक पहुंचने के लिए ज़रूरी है कि राष्ट्र अपने सांस्कृतिक उत्कर्ष के साथ उसको छुए और इसके बाद अपने गौरव के साथ, अपनी पहचान के साथ आगे बढ़े। तो इन दोनों वाक्यों को जब हम जोड़ के देखते हैं, और इन वाक्यों को जोड़ने से फिर स्पष्ट होता है सामने कि आज नरेंद्र मोदी का एजेंडा को या उनका दर्शन शास्त्र बदल गया है। देश की राजनीति को वो एक नई दिशा देने की कोशिश कर रहे हैं। महाकाल का ये जो प्रयोग हुआ है, उद्घाटन हुआ है, ये अद्भुत है, अलौकिक है, स्वर्ग का एक खंड है जिसे कहा जाता है। इसीलिए आज ये सवाल उठता है कि क्या सचमुच नरेंद्र मोदी भारत के प्राचीन गौरव को लौटाने की कोशिश कर रहे हैं? क्या वो भगवान शिव का कोई कर्ज उतारने की कोशिश कर रहे हैं? तो स्वाभाविक तौर पे ये प्रश्न आज देश के लोगों के मन में है। और मेरा स्पष्ट कहना है कि प्रधानमंत्री का रोल थोड़ा चेंज हो रहा है। राजनीति में आना, प्रधानमंत्री बनना एक संयोग था। उनका जो मन है वो शिव की आराधना में, मंदिरों की आराधना में, भगवान की आराधना में बसता है। और ये बात आज ही नहीं, काशी में जो उद्घाटन हुआ था कॉरिडोर का, उससे बात निकल के सामने आई है। इसीलिए एक हमारे मित्र हैं BBC ब्रांड, संजीव श्रीवास्तव, उन्होंने कहा कि मोदी आज जिस पॉजिटिव अप्रोच के साथ भारत के पुरातन की बात करते हैं, संस्कृति की बात करते हैं, वैल्यू सिस्टम की बात करते हैं, तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। कितनी सही बात वो कह रहे हैं। और मेरा खुद का मानना है कि नरेंद्र मोदी की जो असली स्ट्रेंथ है वो अब महाकाल को देख के मालूम पड़ा है कि राजनीति तो एक रोल प्ले है उनके लिए। बाकी उनकी असली स्ट्रेंथ जो है ना, वो धर्म गुरु बनने में, आध्यात्म गुरु बनने में, देश के संस्कारों की रक्षा करने में, मंदिरों की रक्षा करने में, मंदिरों के पुनर्निर्माण करने में है। इसीलिए ये सब देश को सुहा रहा है। और एक बहुत बड़ा वर्ग है देश में, बल्कि कहिए कि हर भारतवासी इन सब बातों से खुश है, इन सब बातों से प्रसन्न है। और आप देखिए उनका काम करने का तरीका, आस्था उनके चेहरे से झलकती है, पूजा उनके चेहरे से झलकती है। आप देखिए वहाँ बैठे हुए शिव की मूर्ति के सामने बिल्कुल ऐसे होकर के सीधे, देखिए मन से पता लगता है कि आदमी मन से शिव की उपासना कर रहा है बैठ के जो है। और जो माला जप रहे हैं वो कितना परफेक्शन है उसके अंदर। माला उसी ढंग से जप रहे हैं जैसे माला जपी जाती है, जैसे कि असली पुजारी शास्त्री माला जपते होंगे वैसी माला जपते हैं। तो इसका अर्थ ये नहीं है कि उन्होंने परफेक्शन करके सीखा है इस काम को, नो, ये बॉर्न है उनकी, ये क्वालिटी उनके चरित्र के अंदर, क्योंकि उनका बेसिक जो मन है वो इन्हीं में भटकता है, इन्हीं शास्त्रों में रहता है, इन्हीं धर्म संस्कृतियों में रहता है। आप देखिए संस्कृत के श्लोक कितने धाराप्रवाह ढंग से बोल रहे हैं, कंठस्थ हो गए हैं उनको। तो राष्ट्र मुग्ध है, राष्ट्र चकित है कि क्या हो रहा है। तो मेरा ये निश्चित मानना है कि सबसे बड़ा मैसेज इस महाकाल
कॉरिडोर का ये है कि नरेंद्र मोदी अपने पॉलिटिकल रोल के साथ साथ एक धर्म गुरु, एक आध्यात्म गुरु के रूप में तेज़ी से उभर के भारत के मानस पटल पर आ रहे हैं। सर, आपने पॉपुलैरिटी की बात की, तो बीते कई एक वक्त में हमने देखा कि नरेंद्र मोदी की एक छवि ग्लोबल लीडर के तौर पर किस तरीके से उभर कर सामने आई, लेकिन अब आपको क्या लगता है कि प्रधानमंत्री मोदी की जो छवि है वो एक आध्यात्मिक और धार्मिक राष्ट्र पुरुष के तौर पर एक अलग इतर बनते हुए नजर आ रही है? 100%। मैंने यही आपसे कहा कुछ देर पहले, ये बिल्कुल सही है और वो छवि बन के आ रही है। ग्लोबल लीडर तो हैं ही वो, आप देखिए कहाँ से कहाँ पहुँचे हैं। आज भारत का क्या से है, क्या पहचान है, जहाँ भी जाते हैं मोदी तो सामने वाला राष्ट्राध्यक्ष जो है वो मिलने के लिए आतुर होता है। इन ए वे ही इज़ कीन टू मीट मोदी जो है। और छवि जो बनी आध्यात्म की, तो आने वाले दिनों में छवि और मजबूत होगी, ऐसा मेरा मानना है। और ये जो छवि परिवर्तन उनका हो रहा है, या उनके चरित्र का परिवर्तन हो रहा है, या जो फेस वैल्यू है, या जो उनकी लोकप्रियता का ग्राफ है, उसमें जो परिवर्तन हो रहा है, तो ये एक उनके लिए बहुत सुखद है, उनके मन के लिए। और मैं पहले कह चुका हूँ कि सत्ता का मोह नहीं है उनको। वो संत हैं, फ़कीर हैं। आप देखेंगे किसी दिन, जिस दिन मन आ जाएगा तो उठ के चल देंगे, ये सब सत्ता सब मोह छोड़ के। पिछले दिनों जब उन्होंने बंगाल जैसे उनका टैगोर जी का साथ में जो चेहरा बना उनका, तो लोगों ने कहा रविंद्रनाथ टैगोर बनने की कोशिश कर रहे हैं। कोशिश नहीं कर रहे हैं, उनकी आस्था है, उनका अपना मन है। और उनके मन में क्या है ये न तो अमित शाह को मालूम है, न उनके नज़दीक के ब्यूरोक्रेट्स हैं, चाहे हिरेन जोशी हों या कैलाश नाथन अहमदाबाद में, कोई अनुमान नहीं लगा सकता। इसलिए कभी कभी लगता है, एक बार उन्होंने कहा भी था किसी ज़माने में कि एक दिन मैं उठ के चला जाऊँगा, मेरे स्टेज पे क्या है। तो कुछ पता नहीं उनके मन का, क्योंकि उनका मन धीरे धीरे जो है आध्यात्मवाद धर्मवाद की ओर बढ़ता चला जा रहा है। सत्ता का रोल जो है उनका, वो ठीक है, सत्ता है तो सत्ता को बनाए रखना भी होता है, सत्ता करना है, लेकिन एक्चुअल जो उनका मन है ना, वो लगता है इस राम धुनी में मन लगता है उनका। तो देखिए आने वाले वर्षों में वो किस तरह से राष्ट्र की बात करते हैं, किस तरह से राष्ट्र के डेवलपमेंट को और भक्ति भाव को जोड़ते हैं, ये देखना दिलचस्प होगा। एक्स फैक्टर मोदी, इसके मायने सबसे पहले सर। इसके मायने क्लियर हैं। मोदी ऑल द वे, वन मैन शो मोदी, मोदी A to Z इन गुजरात, 156 ए मोदी मिरेकल। इसका मतलब ये है कि गुजरात की जो पटकथा है उसके लेखक, निर्माता, निर्देशक, हीरो सब कुछ मोदी हैं। और जब मोदी की बात करते हैं तो अमित शाह इनबिल्ट है उस स्टोरी के अंदर। एंड लुक एट द मैन मोदी, 21 दिन गुजरात में रहे, ऐसा प्रचार किया जैसे मुख्यमंत्री का चुनाव वो खुद लड़ रहे हो वहाँ जा कर के जो है। 12 दिन 12 यात्राएं इस तरह से बनाई, 21 दिन वहाँ पे रहे। और आप देखिए 52 कॉन्स्टिट्यूंसीज को कवर किया, 46 में विक्ट्री, सक्सेस रेट 88%। दिस इज़ कॉल्ड मोदी। इसीलिए मैं कांग्रेस के अपने मित्रों को सलाह देता हूँ कि मोदी को गुजरात में मोदी शाह को वॉकओवर दे दो, सारा देश पड़ा है, कहीं और लड़ो। सो दे शुड बी वेरी केयरफुल while entering Gujarat because there is a X factor Modi. That's all. सर, मोदी की ऐतिहासिक जीत के बाद आपने दूसरे दिन के समाचार पत्र उसकी हेडलाइन ज़रूर देखी होगी। इतना समर्पण भाव मीडिया का नरेंद्र मोदी के प्रति, इसको कैसे देखिए वो तो क्या होता है कि मीडिया के लिए चुनाव उत्सव होता है, उसमें जो हीरो होता है, हीरो की उपासना सभी करते हैं। और मीडिया तो बाय एंड लार्ज मोदी का समर्थन करता ही है, वो भी उनकी प्रतिभा से, उनके टैलेंट से प्रभावित रहता है। मैं कुछ एक हेडलाइन बताता हूँ आपको जो है। एक हेडलाइन थी भास्कर अखबार के अंदर, उसमें थी कि गुजरात का सीना अब 156 इंच। क्या हेडलाइन है देखिए आप। पत्रिका में थी गुजराती माँ बोलो हमें प्रेम करो छो, हेडलाइन है ना, हेडलाइन तो उत्सव होता है। टाइम्स ऑफ इंडिया की थी मोदी गुजरात क्रशेस कांग्रेस एंड आप। ऐसी कई हेडलाइंस आई, तो मुझे अच्छा लगता है हेडलाइंस देखना, तो मैंने देखी हेडलाइंस, मुझे अच्छी लगी। तो मीडिया वालों को मज़ा आता है हेडलाइन देने में। जब चुनाव होता है तो मीडिया वालों के लिए एक दिवाली या उत्सव जैसा होता है। इस बार भी हुआ, तो कंपटीशन इस बार था कि बेस्ट हेडलाइन कौन फाइल करता है। तो ये कुछ एक हेडलाइंस मैंने बताई आपको, दे आर क्वाइट चार्मिंग एंड अट्रैक्टिव। जी, लेकिन इंटरनेशनल मीडिया में जिस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी को लेकर जो पॉजिटिव प्रोजेक्शन किया गया, उसको आप सर कैसे देखते हैं? वो अद्भुत था, इस बार अनयूजुअल भी था, अद्भुत भी था। क्यों एक आम प्रवृत्ति रही है भारत के नेताओं की, थोड़ा सा उनको डाउन साइज देखने की विदेश में। हालांकि पिछले 7-8 साल से ये टेंडेंसी चेंज हुई है, बिकॉज मोदी इज एमर्ज एज ए ग्लोबल लीडर। तो इंटरनेशनल मीडिया ने खूब सपोर्ट किया। आप देखिए कि अल जजीरा जो रेयरली सपोर्ट करता है, उन्होंने सपोर्ट किया। आप फिर देखिए वहाँ जो इंडिपेंडेंट ससुरा जो आपका पोर्ट है, आपका न्यूज़ का जो है आपकी वेबसाइट है, उसने सपोर्ट किया।
एक और तीसरा बड़ा मीडिया समूह है ब्रिटेन का, एक गार्जियन, उन्होंने बड़ा सपोर्ट किया। और सपोर्ट में सब एक ही बात कही गई कि मोदी हैज़ ए करिश्मा एंड इज़ ए कंबाइन ऑफ डेवलपमेंट एंड रिलीजन, मीन्स हिंदुत्व जो है, ये सबने तारीफ़ की, अच्छा लगा। तो मोदी के इस महिमा मंडन से राष्ट्रवासियों का सिर गर्व से ऊपर उठा है कि विदेशों में शायद पहला मौका था जब भारत के प्रधानमंत्री की इतने खुलकर विदेशी मीडिया ने, इंटरनेशनल मीडिया ने तारीफ़ की है। Sir, how do you rate Narendra Modi as a global leader and also his growing popularity graph across the world? एक्सीलेंट। देखिए, अब इसमें कोई विवाद नहीं है, ग्लोबल लीडर वो बन चुके हैं। एक तो ग्लोबल जो लीडरशिप है, चाहे वो अमेरिका है, चाइना है, रशिया है, फ्रांस है, इटली है, बड़े जर्मनी है, ब्रिटेन है, बड़े देश हैं, उन सब ने उनके नेतृत्व को स्वीकार कर लिया है। चाइना को थोड़ा सा दाएं बाएं रहता है स्वीकार करने में, लेकिन जो जाते हैं तो साथ बैठ के झूला खिलाते हैं उनको, कप में अच्छे क्रॉकरी में उनको चाय पिलाते हैं बैठ के, जो है कोई राष्ट्र अध्यक्ष उनको गले मिलता है बहुत ज़ोर से, कोई इतना ज़ोर से हाथ मिलाता हाथ ही नहीं छोड़ता, वो चलता रहता है वहाँ जो है। तो देयर इज़ इंटरनेशनल क्रेज फॉर मोदी अमंग द टॉप लीडरशिप ऑफ द वर्ल्ड। ये तो हुआ लीडरशिप की बात। अब जनता की बात देख लीजिए, जनता में मोदी इतने लोकप्रिय हैं। पिछले दिनों लोकप्रिय का एक सर्वे हुआ था, लोकप्रियता का सर्वे, तो 76% मार्क्स उनके थे। आप देखिए पूरे संसार में मोर पॉपुलर देन द अमेरिकन प्रेसिडेंट। अद्भुत, अनहोनी बात है। और मेरा ये पूरा विश्वास है आदित्य कि अगर एक सारे संसार को एक संसद बना दिया जाए, एक पार्लियामेंट सारे संसार की, और एक उसमें जो है आप मान लीजिए पूर्णिमा के एक व्यक्ति का चयन करना हो राष्ट्रपति के रूप में, प्रधानमंत्री के रूप में, तो मोदी विल बी देयर। मुझे लगता है इस तरह से ग्राफ उन्होंने बढ़ा लिया है। और आज जो मन की बात कार्यक्रम हो रहा है सारे संसार में देखा जा रहा है, सारे संसार में दूतावासों में अलग अलग जगह पे वो इंतजाम किया गया देखने का। सर, पिछले 8 वर्षों में नरेंद्र मोदी की मन की बात की जर्नी को आप कैसे देखते हैं? जर्नी बहुत अद्भुत है, जर्नी फास्ट है, जर्नी रोमांचकारी है। आप देखिए केवल 8 साढ़े 8 साल पहले जो है 3 अक्टूबर को 2014 में शायद ये जो हुआ इसका पहला एपिसोड बना। उसी साल मई में प्रधानमंत्री बने थे और उन्होंने अवसर चुना गांधी जयंती का, 2 तारीख को गांधी जयंती होती है, तो पहला उन्होंने विषय उसमें लिया स्वच्छता अभियान का। तो 1.25 करोड़ लोगों के साथ स्वच्छता अभियान के साथ इस कार्यक्रम का श्री गणेश हुआ। आप ही देखिए। उसके बाद में फिर आगे बढ़े तो फिर जनता जिसे कहते हैं ना कारवां आयर कारवां जुड़ता चला गया। सेकंड मुद्दा उन्होंने पकड़ा उसके अंदर तो पकड़ा खादी का, और उन्होंने कहा कि खादी अगर आप खरीदोगे, एक तौलिया, एक बेडशीट, एक कुछ भी इस तरह का छोटा मोटा कोई भी चीज़ घर में, बर्तन, ये खादी कोई भी बनी चीज़ खरीदोगे, कब खरीदोगे, कुछ ऐसा, तो उससे क्या होगा कि गरीब को दिवाली में दिया जलाने में मदद मिलेगी। कितना इमोशनल था उनका ये कहना जो है, तो वो चला। तीसरा फिर उनका ये था विवेकानंद का, स्वामी विवेकानंद का उन्होंने जिक्र किया, और एक आगे अपनी ताकत को पहचानो, अपनी क्षमता को पहचानो और राष्ट्र के विकास के लिए उठ खड़े हो। जैसे उन्होंने स्वच्छता अभियान के लिए कहा था कि मैं ये चाहता हूँ कि आप सब मेरे साथ चलो और देश की गंदगी हटाओ। सुपर हिट हुआ वो कार्यक्रम जो है। अब आप देखिए स्वामी विवेकानंद की बात मैंने आपसे कही, तो एक उन्होंने किस्सा सुनाया उस एपिसोड के अंदर उस समय जो है, और उसमें किस्से के अंदर उन्होंने ये बात कही कि भाई एक था शेरनी थी, उसके 2 बच्चे थे और गांव में जा रहे थे, सामने भेड़ों का झुंड दिखाई दिया, शेरनी भाग के गई उसमें से शिकार करने के लिए। एक बच्चा उसके साथ चला गया भागता हुआ, दूसरा बच्चा पीछे रह गया। जो बच्चा भागता हुआ गया था वो शेरनी शिकार उठा के ले आई, लेकिन वो बच्चा क्या भेड़ों के साथ ही आगे चला गया, लौटा नहीं जो है। 10 साल बाद या जो उम्र होती होगी शेर की, वो दोनों भाई मिले कहीं जो है, तो उसने कहा भी तुम तो शेर हो लेकिन तुम्हारा व्यवहार भेड़ों जैसा है। उनका मेरा पालन पोषण भेड़ की माँ ने किया, मेरा वैसी संस्कृति है, मेरे वैसे विचार हैं। उनका चलो मेरे साथ। तो पास में कुआं था एक, तो कुएं के अंदर उसका चेहरा दिखाया, उसका देखा मैं तो शेर हूँ। तो उसने कहा ठीक है शेर हूँ, दहाड़ने लग गया वो। तो ये स्वामी विवेकानंद का मोदी जी कहने कि अपनी शक्ति को पहचानो एज ए इंडियन, आगे बढ़ो, दहाड़ो, तुम भी विकास करो। ये सब कुछ बातें ऐसी थी जो उन्होंने इस तरह से करी। मैं 3 अक्टूबर 2014 की फिर एक बार बात करना चाहती हूँ कि उनका विजन क्या था। जब पहला मन की बात का एपिसोड आया तो उनका विजन, उनका फोकस किन मुद्दों पर था? पहले विजन में जैसे मैंने आपसे कहा कि उनका जो फोकस और विजन था कि एक तो मेरा डायरेक्ट कांटेक्ट हो जाए और उन मुद्दों पर हो जाए जो जनता जुड़ी हुई है, जिनको मैं प्रमोट करूं उन मुद्दों को। जैसे मैंने आपसे कहा कि जो फोकस था उनका वो उन लोगों पे था जो कभी लाइमलाइट में नहीं आए, मुख्य धारा में नहीं आए, उस धारा में आ जाएं। और वैसे फोकस की आप बात कहते हैं तो उनका जो मेन काम था वो था कि गाँव गाँव में जो आदमी बैठा हुआ है या विभिन्न क्षेत्रों में जो प्रतिभा है छिपी हुई,
उस प्रतिभा को उठाना है मुझे, उसको प्रमोट करना है, उसको रिकॉग्नाइज करना है मुझे। चाहे मुझे उनको पद्मश्री दूं, चाहे उनको कार्यक्रम में जोड़ूं मैं, चाहे उनको राजभवन में उनका सम्मान करूं, तो बेसिक आइडिया था। तो जो उनका बेसिक आइडिया था वो सक्सेस है। आपकी निगाह में प्रधानमंत्री के तौर पर बीते 9 सालों में राष्ट्र के प्रति नरेंद्र मोदी का सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा क्या है? सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन ये रहा है कि उन्होंने भारत को भारत बनाया, देश विदेश में एक सशक्त राष्ट्र की इमेज क्रिएट की, प्रधानमंत्री पद की खोई प्रतिष्ठा को कायम किया और पूरे देश में गुड गवर्नेंस के नाते लगा कि एक मजबूत और स्ट्रॉन्ग सरकार यहाँ पे है। प्रिसाइजली अगर मैं कहूँ कि उन्होंने 9 साल में क्या किया तो 2 ही वाक्यों में इसको हम समेट सकते हैं। 9 वर्षों में नव निर्माण राष्ट्र का और 9 वर्षों में गरीब कल्याण। इन 2 सेंटेंसेस इस बात का इंडिकेशन होता है कि उन्होंने राष्ट्र के लिए क्या किया, सबसे बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन उनका क्या था। तो कुल मिला के एक सशक्त भारत, मजबूत भारत और देश के अंदर गरीब का कल्याण करने वाली एक सरकार, उसकी स्थापना, भ्रष्टाचार मुक्त शासन देना, ये सब बातें कुल मिला के उनका सबसे बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन है, जो बहुत सालों तक, सदियों तक इन्हें कहीं पार्ट ऑफ हिस्ट्री याद किया जाएगा। सर, पिछले 9 साल की प्रधानमंत्री की उपलब्धियों को देखते हुए, जो कि ऐतिहासिक रही है, क्या आपको लगता है कि अब जो ये लड़ाई है वो 2024 की नहीं बल्कि 2029 की है? ऑफ कोर्स, जहाँ तक दिल्ली की गद्दी का सवाल है, यही दिखाई देता है। क्यों? कारण ये है कि कोई ऐसा विकल्प लोगों के सामने नहीं है, कोई ऐसा अल्टरनेटिव लोगों के सामने नहीं जो अपने आप को मोदी से बेहतर कैंडिडेट प्रूव कर सके। वो लगभग असंभव है। 2029 नहीं, मुझे तो लगता है 10-15 साल तक, 2034 मानिए, उसके बाद 39 मानिए, अभी मोदी का कोई विकल्प नहीं है। तो हम सेफली कह सकते हैं आज बैठ के कि अब जो लड़ाई है वो चॉइस की नहीं, 29 की है। चॉइस की लड़ाई केवल प्रोसीजरल है, सिंबॉलिक है। सर, क्या आप इस बात से सहमत है कि इन 9 सालों में जो ब्रांड इंडिया है देश विदेश में और मजबूत हुआ है? ऑफ कोर्स, ब्रांड इंडिया बहुत मजबूत है सारे संसार में। देश की बात करें तो नरेंद्र मोदी राष्ट्र नायक हैं, जिसे कहते हैं हृदय सम्राट हैं। आज भी 10-12 करोड़ लोग ऐसे हैं जो मोदी के लिए मरने मारने को तैयार हैं। विदेशों की बात करें तो विदेशों में वो ग्लोबल लीडर बन चुके हैं। अभी ऑस्ट्रेलिया में आपने देखा जी। एक छोटे राष्ट्र का प्रधानमंत्री तो उनके पाँव छू रहा है और संसार का सबसे शक्तिशाली व्यक्ति अमेरिकन प्रेसिडेंट उनका ऑटो मांग रहा है। टॉप टू बॉटम, बॉटम टू टॉप जी। मोदी का राज है। इसलिए है कि मोदी का जो ब्रांड है वो बहुत मजबूत बन चुका है, भारत ही नहीं, भारत की सीमाओं के बाहर भी। सर, क्या ये सच है कि इन 9 सालों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आम मतदाताओं के साथ साथ नए वोटर्स की नई कॉन्स्टिट्यूएंसीज भी तैयार कर ली है? हाँ, कर लिए या हो गई है। इन्हें वे सोचा कभी नहीं होगा ऐसा होगा, हो गया। जैसे एक कॉन्स्टिट्यूंसी तैयार हुई अभी NRI वोटर्स की। भारत के करोड़ों लोग, लाखों लोग विदेशों में रहते हैं। पहली बार ऑस्ट्रेलिया में मैंने महसूस किया और पिछले साल अमेरिका में महसूस किया था, जहाँ भी जाते हैं, कि वहाँ के जो इंडियंस हैं जो वहाँ रह रहे हैं, उन्होंने रिश्ता कायम कर लिया है देश से वापस, मोदी के कारण से। आज भारत में जो कुछ होता है उसकी जानकारी उन्हें बराबर रहती है। तो यूँ समझें कि जो इंडियन हैं, विदेश में रहते हैं, वो पहली बार भारतीय हुए हैं, पहली बार उनका भारतीयकरण हुआ है मोदी के कारण से, उसके जुड़ाव के कारण से। तो इन NRIs की एक बहुत बड़ी कॉन्स्टिट्यूंसी मोदी ने तैयार कर ली है, जो वोट तो देंगे नहीं देंगे, कब देंगे, लेकिन मोदी का जो महिमा मंडन है, मोदी का जो ब्रांड है, उसको आगे ले जाने में वो लोग बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले कर रहे हैं। और इसके साथ ही उन देशों के राष्ट्राध्यक्ष, प्रधानमंत्री, जहाँ उनका वोट पड़ता है उन इंडियंस का, वो मोदी की तरफ देखते हैं। तो कुल मिला के ये एक नई कॉन्स्टिट्यूंसी है। दूसरी कॉन्स्टिट्यूंसी उन्होंने तैयार करी इस पे आपके मोदी भक्तों की, ये एक अलग अलग व्यवस्था है। कई घटनाएं मैं देखता हूँ जिसमें लोग कहते हैं मोदी भक्त एक कैटेगरी हो गई है वोटर्स की, तो वो एक कॉन्स्टिट्यूंसी है। तीसरी कॉन्स्टिट्यूंसी अभी मैंने देखा कि कुछ लोग जो लाभान्वित हैं, जो डायरेक्ट बेनिफिशरीज हैं, चाहे उज्ज्वला योजना में हैं, पेंशन योजना में हैं, सड़क योजना में हैं, आपके जल योजना में हैं, वो करोड़ों लोग हैं देश में बेनिफिशरीज। वो उन्होंने मैन टू मैन मार्क कर लिया उसको, उनके एडवाइज़र्स ने, तो एक अलग करोड़ों कॉन्स्टिट्यूंसी तैयार हो गई है। तो कुल मिला के हर रोज़ एक नई कॉन्स्टिट्यूंसी तैयार हो जाती है। और अब ये प्रधानमंत्री का संसद का जो हुआ है, इसका समीक्षा जब हम करेंगे तो मालूम पड़ेगा कि एक नई कॉन्स्टिट्यूंसी और तैयार हो गई थी। तो मोदी के घर पे, मोदी के सिस्टम में हर दिन एक छोटी मोटी कॉन्स्टिट्यूंसी का सृजन होता है, उसका जन्म होता है। जी सर, क्या आप इस बात से सहमत हैं कि ग्लोबल लीडर बनने के साथ साथ प्रधानमंत्री मोदी विश्व गुरु भी बन चुके हैं? ऑफ कोर्स ऐसा लगता है कि विश्व गुरु बनने के होते कि सारा राष्ट्र आपकी तरफ झांके
आपके नेतृत्व को स्वीकार करे। तो एक्सेप्ट चाइना, थोड़ा बहुत पाकिस्तान छोटे मोटे देश है, मतलब नहीं है। बाय एंड लार्ज अगर देखा जाए तो संसार के जो अधिकांश राष्ट्र हैं, भाई जब अमेरिका ही सरेंडर हो गया इन ए वे, आप ये मानिए ऑस्ट्रेलिया सरेंडर है, तो उन लोगों ने मान लिया है कि आने वाला विश्व गुरु है, या तो आज बन चुके हैं या बनने के प्रोसेस में हैं। 2-4 साल बाद आप देखेंगे कि एक्चुअल में जो कभी कहते हैं भारत विश्व गुरु हुआ करता था, और मोदी के समय में मोदी स्वयं जो है वो विश्व गुरु बन जाएंगे, बनने की प्रबल संभावना है। और जब हम मोदी की बात कहते हैं, भारत की बात नहीं कहते हैं, तो बड़ा अजीब लगता है, लेकिन ये सच है। आज मोदी का जलवा, मोदी का नाम, मोदी के पर्सनैलिटी, मोदी का ओरा जो है, मोदी का ग्लैमर, मोदी का थ्रिल, मोदी का कलर, वो भारत राष्ट्र से शायद बड़ा हो गया है, ऐसा लगता है। Sir, how do you rate Mr. Modi as a Prime Minister, as a spiritual leader, a Dharm Guru and a teacher? देखिए, प्राइम मिनिस्टर ही इज़ वेरी पावरफुल, वेरी डिसाइसिव प्राइम मिनिस्टर, 1। सेकंड, आपने कहा स्पिरिचुअल, तो स्पिरिचुअल हैं वो मंदिर में जब जाके बैठते हैं, बद्रीनाथ केदारनाथ जहाँ देखते हैं जाते हैं, और काशी मठ में जो गए थे, जिस तल्लीन तरह से पूजा करते हैं, उनके चेहरे पे देखिए आस्था झलकती है जो है। तो ऐसा लगता है कई बार कि आध्यात्म गुरु बनने की ओर बढ़ रहे हैं, और वैसे उनके मूड का पता नहीं है। राजा कभी कभी क्या होता है, राजपाट छोड़ के झोला लेके चल देता है। तो मोदी बेसिकली पहाड़ों के आदमी हैं, जो कहते हैं भगवान शिव के प्रति आस्था है। वो बद्रीनाथ केदारनाथ के आदमी, उस एरिया में घूमने वाले आदमी हैं। किस दिन मन किया कि बहुत कर लिया और अचानक चल दें तो चल दें, और राष्ट्र और ऐसे व्यक्ति हो जाएं, राष्ट्र जिसकी तरफ देखेगा, प्रधानमंत्री पद छोटा हो जाए उसके लिए, तो उसको अध्यात्म गुरु के रूप में इस तरह से देखा जाता है कि ही इज़ मूविंग टुवार्ड्स बीइंग ए ग्रेट ग्लोबल स्पिरिचुअल गुरु, नॉट ओनली इंडिया जो है। तीसरा, आपने कहा शिक्षक प्रोफेसर का रूप उनका वो आप देखते हैं मन की बात में, कैसे पढ़ाते हैं लोगों को, कैसे सिखाते हैं, कैसे करते हैं। बच्चों में जब जाते हैं तो किस तरह से बच्चों को दुलार करते हैं, बच्चों को सिखाते हैं, उनके साथ एसोसिएट होकर उनको अच्छा लगता है, वो उनका टीचर का रोल है। तो क्या है, संसार में जितनी भी मानवता की, पुरुष की, महिला की, या ये कहिए कि आप इंसान में जितनी भी मानव की विधाएँ हैं या स्वरूप हैं, वो सारे मोदी में हैं, यूँ मान लीजिए, ऑल इन वन मोदी। सर, विकास का नया इंजन नॉर्थ ईस्ट पर आप क्या कहेंगे? नॉर्थ ईस्ट बहुत ज़बरदस्त काम हुआ है नॉर्थ ईस्ट में, उसकी तो एक्चुअली कायाकल्प हो गई है। और ऐसा लगता है नरेंद्र मोदी, अमित शाह को कि, और कभी कभी डॉक्टर जितेंद्र सिंह को, कि हमारा पुराने जन्म का रिश्ता है नॉर्थ ईस्ट से। आप देखिए 22,000 करोड़ के प्रोजेक्ट चल रहे हैं वहाँ पे आज नॉर्थ ईस्ट के अंदर, 7 नए एयरपोर्ट बन गए हैं, और हर महीने कोई न कोई केंद्रीय मंत्री वहाँ जाता है। मेरे ख्याल से प्राइम मिनिस्टर भी कम से कम 15-20 बार इस 9 सालों में नॉर्थ ईस्ट जाके आ चुके हैं। अमित शाह तो 20 बार गए होंगे वहाँ पे, वहीं रहते हैं। तो नरेंद्र मोदी की सक्रियता, उनका बजट, और अमित शाह की जो मूवमेंट है नॉर्थ ईस्ट में, इससे सारा वहाँ का कायाकल्प हो गया, और जनता ने उनको रिटर्न गिफ्ट दिया। बाकायदा चुनाव हुए तो बिल्कुल आप देखिए स्वीप किया बीजेपी ने सब जगह जो है। तो नॉर्थ ईस्ट एरिया के बारे में कांग्रेस का हमेशा मानना होता था कि यार छोटी जगह हैं, छोटे वोट हैं, क्या फ़र्क पड़ता है इससे। मोदी ने उस कंसेप्ट को बदला, उस धारणा को बदला, कहा कि नहीं, अपने को इसको डेवलप करना है। और स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस इसकी, चाइना बार बार घुसा रहता है वहाँ पे, कभी अरुणाचल की बात करता है, कभी सिक्किम की बात करता है, कहाँ की बात करता है। तो इसमें नॉर्थ ईस्ट में ना बहुत अच्छा काम इस सरकार ने किया, और सरकार अब भी कर रही है। और टूरिज्म देखिए कितना ज़बरदस्त हो गया वहाँ पे। जी। कूडोज फॉर द गवर्नमेंट फॉर नॉर्थ ईस्ट। सर, किसानों के कल्याण के लिए इन पिछले 9 सालों में क्या कुछ हुआ है? बहुत कुछ हुआ। मैंने कहा ना, महिला, किसान और गरीब, ये सरकार की प्राथमिकता है। दैट वे एक बड़ा काम उन्होंने कर दिया, 6,000 रुपये की सहायता सैंक्शन कर दी डायरेक्ट, साल में 3 टुकड़ों मिल जाएगी आपकी। बहुत गरीब किसान होते हैं, खाद लाते हैं, बीज लाते हैं, कुछ और करते हैं, और मतलब दुनिया भर के काम किसानों के लिए गिनाने लग जाऊँगा मैं तो पूरी फहरिस्त है। तो आप कह सकते हैं इट्स ए फार्मर सपोर्टिंग गवर्नमेंट, फार्मर्स ओरिएंटेड गवर्नमेंट, मोदी गवर्नमेंट। प्रधानमंत्री मोदी की जो ऐतिहासिक अमेरिकी यात्रा हमने देखी, 6 दिन की ये यात्रा अमेरिका और मिस्र की, आप इसको कैसे देखते हैं? Historic. The visit has been a game changer in all aspects. Modi is now a global spiritual leader. Modi is now a global spiritual leader with 76% popularity graph across the globe. जी। On the domestic front, Modi has again emerged as the most powerful and decisive Prime Minister of the country, who enjoys the trust and confidence of 140 crore people of this nation. We feel proud to have such a person as the Prime Minister of the nation. जी। सर, अमेरिका यात्रा से लौटते ही
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भोपाल में एक भाषण दिया, 2023-2024 के लिए एक नया नैरेटिव सेट किया और उस पर फिर विपक्ष का एक अलग तरीके से हमला हुआ। आप इसको कैसा देखते हैं? अद्भुत। नैरेटिव सेट करने में नरेंद्र मोदी का कोई मैच नहीं। कंट्री में आए और जिस अंदाज में उन्होंने नैरेटिव सेट किया, उसकी एक झलक पहले मैं आपको वीडियो में दिखाना चाहता हूँ। अब वो भाषण सुनिए, नैरेटिव सेट करने वाला 2 मिनट का वीडियो क्लिप। प्लीज़ पुट इट ऑन एयर। इन पार्टियों के पास घोटालों का ही अनुभव है, इसलिए अगर कोई गारंटी है इनकी तो एक ही गारंटी है, और वो गारंटी है घोटालों की गारंटी। अगर उनकी घोटाले की गारंटी है तो मोदी की भी एक गारंटी है। और मेरी गारंटी है, हर घोटालेबाज पर कार्रवाई की गारंटी। हर चोर लुटेरे पर कार्रवाई की गारंटी। जिसने गरीब को लूटा है, जिसने देश को लूटा है, उसका हिसाब तो हो करके रहेगा। आज जब कानून का डंडा चल रहा है, जब जेल की सलाखें सामने दिख रही है, तब जाकर के ये जुगलबंदी हो रही है। सर, इस पर कुछ कहना चाहेंगे इसके बाद? तो आपने देखा किस तरह एजेंडा सेट किया उन्होंने। समान आचार संहिता के साथ साथ उन्होंने भ्रष्टाचार पे कार्रवाई करने का अपना एजेंडा सेट किया और ये कहा कि पटना में जितने लोग मिले थे विपक्षी एकता के नाम पे, वे सब भ्रष्ट हैं, सभी राजनीतिक दल भ्रष्ट हैं, भाग लेने वाले नेता भ्रष्ट हैं। और उन्होंने टोटल लगा रखा है नरेंद्र मोदी ने कि 20 लाख करोड़ के घोटाले को इन सब लोगों के नाम हैं जो पटना में इकट्ठा हुए थे। 1.25 लाख करोड़ उन्होंने लिख दिए हैं स्टालिन के नाम हैं, 70,000 को लिख दिए हैं एनसीपी के नाम है, 25,000 को लिख दिए हैं टीएमसी के नाम है, न जाने क्या क्या। तो इसका साफ संकेत है, एक तरफ तो क्या है नैरेटिव सेट होगा समान आचार संहिता का, नागरिक संहिता का, और दूसरा नैरेटिव होगा भ्रष्टाचार के सारे इन लोगों के मामले निकाल करके फिर से बड़ी कार्रवाई होगी और बड़ी संख्या में विपक्षी नेताओं और उनसे जुड़े हुए लोगों की जिन पे आरोप प्रमाणित हैं बड़ी संख्या में कार्रवाई होगी। तो ये नैरेटिव उन्होंने अपना सुपरहिट नैरेटिव उन्होंने फिर से सेट कर दिया इस चुनाव के लिए। 30 साल पहले अमेरिका में प्रधानमंत्री मोदी और आज अमेरिका में प्रधानमंत्री मोदी, आप कैसे देखते हैं, क्या फ़र्क है? बहुत फ़र्क है, वास्तव में इमोशनल क्वेश्चन है। मुझे लगता है एक पल इतिहास याद करके अमेरिका और मोदी के संबंधों का, मोदी की आंखों में आंसू आए होंगे, भावुक हुए होंगे। अमेरिका वाले पलक पावड़े बिछाए हुए हैं। देखिए आप, स्टेट गैस बना रहे हैं, स्टेट डिनर दे रहे हैं उसको, जो है अद्भुत पल थे। खुद मोदी ने कहा कि 30 साल पहले जब अमेरिका आया था, व्हाइट हाउस के बाहर खड़ा था। जब भी कोई आदमी अमेरिका जाता है, व्हाइट हाउस के बाहर खड़े होकर आदमी अपनी तस्वीर खिंचाता है। ये भी गए होंगे, किसी कैपेसिटी में होंगे, देखा होगा, किया होगा, और आज उसी व्हाइट हाउस को डोमिनेट कर रहे हैं। आज वो व्हाइट हाउस भारतीयों के लिए खुल गया है जो कभी नहीं गए थे। या इतने जैसे पत्रकार पता नहीं ऐसा खाना खाया था कि नहीं पहले, वहाँ इतने शान से घूम रहे थे। वहाँ पे देखा मैंने, सारे पत्रकार जो है गौरवान्वित महसूस कर रहे थे। जो पत्रकार यहाँ से गए थे मोदी के साथ, किसी मन में अगर डिफरेंस ओपिनियन होगा भी तो बिल्कुल मोदी भक्तों को लौटे होंगे, क्या रुतबा यार, क्या लीडर के साथ हम गए थे। ये मौका कहाँ मिलता है इंडियन स्पेशल देखने का, जो है। तो निश्चित तौर पे मोदी के जीवन का भावुक क्षण था, इसमें कोई संदेह नहीं है। सर, क्या 2024 से पहले प्रधानमंत्री मोदी एक और सर्जिकल स्ट्राइक करेंगे, क्योंकि ये मसला पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर को भारत में मिलाने का है? वे करें ना करें, उनके लिए बेस्ट टाइम है ये, अगर करना चाहते हैं तो। देखिए अंतर्राष्ट्रीय दबाव होता है, उसको तो उन्होंने समेट के कागज में रख दिया एक तरफ। अमेरिका जाए, अब कौन बोलेगा कि पाकिस्तान की लीडरशिप ख़त्म है, आर्मी चीफ है वो अकेला बम चला दे, ऐसा लगता नहीं है वहाँ पे, जो है। और फिर वो भी रिमोटली कंट्रोल्ड है अमेरिका से, ऐसा लगता है मुझे कई दफ़े, जो है। तो इंडिया के लिए तो बेस्ट टाइम है। और राजनाथ सिंह, और ये बात मोदी जी हमसे ज़्यादा अच्छे से जानते हैं कि बेस्ट टाइम है, दोबारा अच्छे से जानते हैं कि बेस्ट टाइम है ये।
तो अभी कहा ना राजनाथ सिंह ने, और राजनाथ सिंह खुद थोड़ी कह देंगे ऐसा पॉलिसी स्टेटमेंट, मोदी जी ने कहा होगा कुछ कहने के लिए, जब उन्होंने कहा होगा आकर के जो है, तो उन्होंने कहा है कि भाई ये तो हमेशा से हमारा हिस्सा रहा है, वहाँ की जनता हमारे साथ आना चाहती है। कितना क्रिटिकल स्टेटमेंट है आप देखिए। और अंग्रेजी में एक अखबार ने लिखा उसके ऊपर कि नथिंग मच विल बी रिक्वायर्ड टू फुलफिल दिस मिशन, मतलब फैसला करने की बात है एक तरह से। 370 हो गया ना, बहुत शोर मचा था ना, पता नहीं क्या हो जाएगा, कुछ नहीं हुआ। लकड़ी से शेर मारे जाते हैं कई दफ़े, अब हमारी लकड़ी इनकी मजबूत है पूरी इसमें जो है, तो कर भी लें तो कोई आश्चर्य नहीं है। और कर लिया तो लोग कहते थे 20 साल तक रहेंगे, फिर पता नहीं, अनंत राज है, अनंत काल है, और राष्ट्र हित से बड़ा क्या है फिर, अनंत काल तक रहो तो अच्छी बात है भाई। तो ये जो आपने कश्मीर का ये बात कही है, इसकी POK वाली जो बात कही है, ये रूल्ड आउट नहीं है, हो ना हो रूल्ड आउट नहीं है। और नहीं तो ऐसा बड़ा सर्जिकल स्ट्राइक होगी जो कि ऐसा लगेगा जैसे हम उसको ले लिया, एक शहर को ले लेंगे, आधे को ले लेंगे, कुछ कर लेंगे, तो उनकी स्ट्रेटजी डिपेंड करता है। इज़ ए इंटरेस्टिंग क्वेश्चन एंड मोस्ट लाइकली मे बी। आज के द जेसी शो को समाप्त करती हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया सर एक बार फिर से आपका। आप सभी बने रहिए भारत 24 के साथ। नमस्कार।